नमस्कार दोस्तों। आज तवी टेल्स एपिसोड 70 पे पहुंच गया है। 70 हमारी जर्नी का एक माइलस्टोन है। और जब तवी टेल्स शुरू हुआ था तो हमें खुद इस चीज़ का आभास नहीं था कि हम 70वीं एपिसोड तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब हमने शुरू किया, मैं और डॉक्टर विकास यही डिस्कस करते थे कि क्या हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पॉडकास्ट होते हैं वहाँ पे कई 100 लोग मिल जाते हैं, क्या हमें इतने डोगरे मिल पाएंगे। लेकिन फिर से मैं काफ़ी प्राइड से इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि हमारी लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही। और ये 70वीं एपिसोड हमने इस बार ये सोचा कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेके आएंगे जिन्होंने कॉरपोरेट का करियर और साथ ही लेखन, और वो भी स्पेसिफिकली डोगरी, और उसके साथ ही डोगरी को किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर भी ढालने की कोशिश की। तो तवी टेल के इस खास और माइलस्टोन 70वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा बताया, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने दिल्ली में रहकर भी अपनी डोगरी भाषा, डोगरा विरासत और डोगरा पहचान से जुड़ाव को कभी भी नहीं छोड़ा। कई बार तो मुझे लगता है कि अगर हमें किसी डोगरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो कि जम्मू के बाहर डोगरे कैसे अपने क्षेत्र को और अपनी डोगरी को फैलाएंगे, तो नेहा जी जैसा कोई भी मुझे नहीं लगता कि ब्रांड एम्बेसडर हमारे पास होगा। इन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया में लगभग 22 वर्ष तक काम किया, एचआर एडमिनिस्ट्रेशन का, और वहाँ पे एक अपना अच्छा कैरियर बनाने के साथ साथ इन्होंने डोगरी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार को भी अपना एक मिशन बना लिया। जब लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा, इन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस, कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज सबको समान रूप से समय दिया। डुग्गर मलाटी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की संस्थापक, डोगरी साहित्यकार, कल्चरल एक्टिविस्ट, आरजे, एंकर और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं नेहा शर्मा जी। आज के युग में परंपरा और टेक्नोलॉजी के बीच एक सुंदर सेतु का काम कर रही हैं। इसीलिए 70वीं एपिसोड जो हमारे प्रीवियस और आगे आने वाली एपिसोड के बीच में हमें लगा ये एक सेतु का काम करेंगी। टाकरी स्क्रिप्ट के पुनर्जागरण से लेकर एआई प्रोजेक्ट्स में डोगरी को जगह दिलाने तक, और साहित्य से लेकर मन संचालन तक इनका सफर बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। आइए तवी टेल्स के 70वें एपिसोड में स्वागत करते हैं नेहा शर्मा जी का, जो टेक्नोलॉजी, संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज का एक मिश्रण है। नेहा जी, वी आर रियली ऑनर्ड कि आज आपने समय निकाला। आप में स्वागत करते हैं नेहा शर्मा जी का, जो टेक्नोलॉजी, संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज का एक मिश्रण है। नेहा जी, वी आर रियली ऑनर्ड कि आज आपने समय निकाला। आप नेहा जी, डोगरों के अपने प्लेटफॉर्म तवी टेल्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आपका जीवन, आपकी माइलस्टोन्स, आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का ये एक ओकेजन है। आज आज हम आपकी लाइफ जर्नी को अपने दर्शकों के सामने लाएंगे। तो और समय वेस्ट ना करते हुए हम आपकी लाइफ जर्नी पे आते हैं, आपके बचपन पे आते हैं। नेहा जी, आपका बचपन पुंछ से जुड़ा रहा। पुंछ सुदूर इलाका है जम्मू कश्मीर का, लेकिन जिंदगी का अधिकांश जो आपका हिस्सा है वो दिल्ली में गुजरा। इतनी दूर रहकर भी डोगरी भाषा और डोगरा विरासत के प्रति इतना गहरा लगाव कैसे बना रहा? इसके पीछे क्या राज है? थैंक्स टू तवी टेल टीम्स एंड अजय जी का और डॉक्टर विकास पादा जी का। मैं जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। जितने भी डोगरास जिस भी एरिया में एक्सेल कर रहे हैं, दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हैं, आप लोग उस पर रिसर्च करके उनको इस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं ताकि वो हाईलाइट हो, डोगरा कम्युनिटी हाईलाइट हो। तो जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। अब बात करते हैं मेरी जर्नी की। मेरा जन्म जरूर पुंछ में हुआ, बट पापा एमएचए में थे, होम मिनिस्ट्री में, आईबी में। तो हमारा काफी टाइम ट्रैवलिंग में रहा। कभी शिफ्टिंग होती रही, जम्मू, रियासी, उधमपुर, और ऐसे करते करते मैं शायद क्लास फर्स्ट में थी और हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। 1990 की बात है ये। तो दिल्ली में जब हुए तो कहते हैं कि जो चीज आपसे जितना दूर होती है, शायद उतनी ही ज्यादा आप कहीं ना कहीं से अटैच रहते। और मेरा जो डोगरी कम्युनिटी से लगाव है, उसका जो क्रेडिट है मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ। हमारे घर में हर संडे को कनक मंडी दा टांगा वाली कैसेट, ए साइड, बी साइड,
रिपीट पे चलती थी और पूरा दिन चलती थी। डोगरी भजन मम्मी गाते थे, कार के, और जितनी भी चीजें हैं डोगरी से जुड़ी हुई, जितना भी ज्यादा कल्चर है घर में देखा। और सबसे ज्यादा मैंने रियासी में देखा। तो वो चीजें कहीं ना कहीं, हम बेशक जम्मू से अपनी रूट से बाहर थे, बट वो चीजें हम कैरी कर रहे थे दिल्ली में भी। तो बचपन से जो सब हमने देखा, वही चीजें कैरी फॉरवर्ड अभी तक हम कर रहे हैं। बहुत बहुत ही सुंदर। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और जैसे आपने कारक या आरतियों की बात की, मेरे को अभी भी याद आती है आपकी लिखी हुई एक माता सुकराला, जो हमारी कुलदेवी भी है और जम्मू की प्रमुख देवियों में से एक है। उनके लिए आपने एक बहुत ही सुंदर एक आपने उनकी आरती भजन उनका लिखा है, जो शायद रिकॉर्ड भी किया आपने। और वो काफी बार। एक्चुअली मातामल मेरी मदर साइड में भी कुल देवी है हमारी, तो बचपन से उनकी उपासना घर में होती थी, उनके बारे में उनकी स्टोरीज पता थी। और पता नहीं क्या डिवाइन कनेक्शन है, मेरे वॉलपेपर पे भी माता रानी का ही वो रहता है हर टाइम। सुबह मेरी आंख खुलती है, मैं सबसे पहले उनके दर्शन प्रेफर करती हूँ, चाहे मोबाइल पे ही करूँ। और कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैं मतलब जब शादी लड़कियों की होती है, वो बहुत एक्साइटेड रहती है, शॉपिंग करती है, बहुत सारा सामान ये वो लेकर जाना है। और मेरी लिस्ट में मेरी जो दादी जिस स्वरूप की पूजा करती थी अपने मंदिर में, उनकी डेथ के बाद में वो दिल्ली ले आई थी, और मैं अपने दहेज में भी माता रानी पकड़ी। तो मेरे सूटकेस में वो थी। तो ऐसे ही मैंने उनके बारे में कुछ लाइंस लिखी थी। और तृप्त शास्त्री जी हैं, जो सुकराला माता के शास्त्री जी भी हैं, उन्होंने मुझे जब वो लाइन सुनी तो उन्होंने कहा कि आप इसकी ना स्तुति लिखिए पूरी। तो मैंने कहा छोटी मोटी कविताएं ट्राई करना तो इजी होता है, मैं कर लेती हूँ। बट जब आप किसी भक्ति की चीजें करते हो, या फिर किसी भगवान के बारे में बात करते हो, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको मतलब एक तो ब्लेसिंग होनी ही चाहिए। और बहुत टफ जॉब लगती थी कि मैं नहीं सोच सकती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं बुक प्रिंट करवाने जा रहा हूँ बिलावर के मंदिर, आई वांट कि आपकी स्तुति उसमें जरूर पब्लिश हो। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। उन्होंने कहा आप कर लोगे, ट्राई करो। मैं शाम की जब मैंने पूजा की, तो कुछ भी बात होती है तो मैं जरूर माता रानी से कनेक्टेड रहती हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ये चीज मैं लिखूं, तो इतना सामर्थ्य दो कि मैं कुछ लिख पाऊं। क्योंकि भगवान की गाथा, और वो भी माता मल की गाथा, आप लिख पाए, पेन डाउन कर पाए, उसके लिए आपको बहुत, मतलब मैं समझती हूँ कि कुछ ब्लेसिंग ही काम करेगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को शास्त्री जी ने 2 महीना पहले बोला। 2 महीने के टाइम के बीच में मैं कभी नहीं लिख पाई। इवन मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई, मैं सोच भी नहीं पाई। लेकिन जिस दिन मैंने माथा टेका, आप बिलीव करेंगे, विद इन 7 7 मिनट्स में ये पूरी स्तुति पेन डाउन हो गई। मैंने पढ़ी तो उसके बाद मैंने उनको भेजा, मैंने कहा आप इसमें करेक्शन कर लीजिए। मेरा जो रिसर्च वर्क था, जो माता रानी की गाथा है, स्तुति है, वो सब मैंने सम अप करने की कोशिश की कुछ लाइंस में। उन्होंने कहा इसमें कोई भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं, ये एज इट इज प्रिंट हुई। और इस तरह से स्तुति हुई। जब कई लोगों ने पढ़ा, मुझे दिल्ली लोगों ने कांटेक्ट किया, फोन आए अप्रिसिएशन के लिए कि बहुत अच्छा लिखा है, इसका वीडियो बनाओ। तो फिर रियासी के ही बहुत अच्छे सिंगर हैं राजू बीजेपुरिया जी, मेरा मन था कि वही इसको गाएं। उनको अप्रोच किया, हमने वीडियो भी बना लिया। और माता रानी की इतनी अच्छी असीम कृपा रही कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी स्तुति बन पाई। बट मैं समझती हूँ स्तुति के पीछे एक चमत्कार ही था। देखिए, माता का जो वहां पे होना, वो भी अपने में चमत्कार है। हमारे बीच में डॉक्टर विकास पादा है। माता की बहुत बड़ी कृपा है पूरे पादा परिवार पे, क्योंकि वही माता जो थी उनको इस स्थान पर लेकर आए। कुछ परिवार जो थे वो वैद बन गए, जिन परिवार में से डॉक्टर विकास पादा और मेरे ननिहाल साइड आते हैं। और कुछ जो थे साहित्यकार बन गए, और कुछ जो थे वो मंदिर में माता की सेवा के लिए रहे। तो माता ने उस पूरे क्षेत्र को इतनी ब्लेसिंग दी है। उसी क्षेत्र से कवि दत्तू भी आए हैं, और उसी क्षेत्र से हम्म। कई हमारे पास आईएएस आए हैं, कई बहुत ही प्रतिभाशाली डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग उस एरिया से ऐसे आए हैं। ये सारी माता की ब्लेसिंग है, क्योंकि माता कहीं ना कहीं अ, स्वरूप है विद्या का, माता स्वरूप है वहां पे व्याप्त संपत्ति का। क्योंकि जितना संपन्न वो एरिया है, वो खाली माता की आशीर्वाद की वजह से ही है। नेहा जी, 22 साल यस। के कॉर्पोरेट कैरियर के साथ साथ डोगरी भाषा और संस्कृति के लिए काम करना आसान नहीं होता। बिकॉज हम कॉर्पोरेट में खुद काम करते हैं, मैं भी कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ और अभी भी
एडवाइजर हूँ तो और साथ में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि समय निकालना मुश्किल है, और डॉक्टर विकास के लिए तो बहुत अधिक मुश्किल है, बिकॉज ये एक प्राइवेट कॉरपोरेट जो इंस्टीट्यूट है और वेल एस्टेब्लिश नारायणा उसमें काम करते हैं। ये सफर आपका कैसे शुरू हुआ और किस पल ने आपको इस दिशा में गंभीरता से काम करने के लिए प्रेरित किया? अ, मेरा जो कॉर्पोरेट करियर रहा, उस बीच में कभी टाइम तो नहीं मिला। लिखने का शौक मुझे बचपन से था, मैं छोटी मोटी कविताएं अपने लिखती थी, बट मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं की। और जब कोविड आया, कोविड कईयों के लिए बहुत खराब रहा, बट मेरे लिए कोविड एक ब्लिस की तरह बन करके आया। उसमें ऐसा हुआ कि जो क्रिएटिव पार्ट था, आप कॉर्पोरेट में जब रहते हैं आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। आपको अपने लिए उन चीजों के लिए कभी टाइम नहीं मिलता और आप उसके बियॉन्ड सोच भी नहीं पाते हैं। बट कोविड ऐसा टाइम था जब इंटरनेट ने बहुत अच्छा, जम्मू के लिए बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। हर जगह डोगरी कंटेंट आ रहा है, कोई कविता बोल करके डाल रहा है, कोई कुछ जो जहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हैं वो सब हो रहे थे। तो कोविड में ही शेखर जी हैं, बंटी कार्टूनिस्ट जी, आप जानते हैं। उन्होंने मैंने एक छोटी सी रील डाली थी डोगरी में, माकड़ी दी चटनी ऐसे करके कुछ 2-3 लाइनें मैंने खुद से बना करके, सब किश मिलिया ना मिलना नहीं है स्वाद, ते आओ कदे मेरे जम्मू शहर, इस तरह की मैंने भी इंस्टा पे सबको देख देख के इंस्पायर होकर डोगरी में बोल करके डाल दिया। तो मेरे को 2-3 फोन आए कि आपको एज अ आरजे अप्रोच करना चाहिए, आपकी वॉइस ये है वो है। तो बंटी भैया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम डोगरी रेडियो स्टार्ट करते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने 100 से ज्यादा एपिसोड डोगरी वेब आरजे के हमने कर दिए, जिसमें हम डोगरी पुराने सॉन्ग्स को समअप करते थे। और डोगरी के बीच में जैसे जम्मू के कोई प्लेसेस हो गए, टूरिस्ट प्लेसेस, वहाँ के खान पान की बात कर दी, वहाँ की ड्रेसेस की कर दी। इस तरह करते करते बहुत सारे डोगरी सेलिब्रिटीज को लेकर के आए, तो ये 100+ एपिसोड्स हो गए। तो वो कोविड के टाइम में मैंने अपने लिटरेचर वाली साइड को भी टाइम दिया, ये सारी क्रिएटिविटी में भी टाइम दिया। और डोगरी मैंने बचपन में कभी नहीं बोली थी, ना मुझे आती थी। और अगर कभी मैं ट्राई भी करती थी अपनी नानी से बात करने की, तो मेरे को ये एडवाइस किया जाता था, मेरे पे जचती नहीं है, तो आई शुड नॉट ट्राई दिस। बट मेरी नानी मेरी बात तो समझ जाती थी, बट हमें जब बात करनी होती थी, कम्युनिकेशन के लिए एक असिस्टेंट चाहिए होता था, जो हम दोनों एक दूसरे की बात समझ पाते थे, बट डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। तो मेरी कजन ट्रांसलेट करती थी नानी को, नानी फिर उसको, फिर तो मुझे ये चीज कहीं पिंच होती थी कि यार एक लैंग्वेज का गैप ही तो है, और वो लैंग्वेज भी मेरी तो है, तो उसको सीखने में क्या जाता है। तो मैंने छोटी मोटी ट्राई करी बोलने की, तो लोग हंसते थे। फिर कोविड में मैंने सोचा जो चीज मुझ पे नहीं जचती उसको इस बार जचा ही देते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहे कोविड में, वीडियोस बनाते रहे, कविताएं आरजे का काम करते रहे, ये सब करते करते पता नहीं कैसे डोगरी रिफाइन हो गई। और टच वुड बहुत अच्छा चल रहा है जर्नी अभी तक। बहुत बढ़िया। नेहा जी, आपने डुग्गर मलाटी की भी शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म का विचार आपके मन में कैसे आया, और आज के इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया डोगरा संस्कृति को कितना मजबूत बना सकता है? आपका इस पर क्या विचार? डॉक्टर पादा, जैसे हम आज से कुछ टाइम पहले अगर देखते थे ना, तो फेसबुक हो गया, इंटरनेट हो गया, सब चीजें मिलती थी। बट डोगरा से रिलेटेड, डोगरी भाषा से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड चीजें हमें नहीं मिलती थी। तो ये सब चीजें देख के कहीं ना कहीं लगता था कि हमें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, कि अगर हम डिजिटली इस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो वो एक छोटी सी चीज ने डुग्गर मलाटी का जन्म लिया। हम जितने भी दिल्ली में डोगरा है, छोटी मोटी मीटिंग्स कर लेते, जैसे वॉइस ऑफ डोगरा के साथ हमने बहुत सारी मीटिंग्स की। तो वहां से मुझे एक थॉट आया कि एक ऐसा ऑथेंटिक सा नेम होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे चीजों को। तो वहीं से डुग्गर मलाटी फॉर्म हुआ मेरे माइंड में, कि डुग्गर मलाटी का मतलब है कि एक मलाटी, एक मीटिंग, एक रिप्रेजेंटेशन डोगरा कल्चर की, डोगरा हेरिटेज की, सब चीजें जो डोगरा से रिलेटेड है उसको डिजिटली देखने के लिए। और आज के डेट में टच वुड बहुत ज्यादा थैंकफुली यंगस्टर्स भी अब इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आई एम श्योर विद द हेल्प ऑफ एआई एंड और भी जो टेक्नोलॉजिकली काम चल रहा है डोगरी पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो आज से पहले चीजें थी वो अब नहीं है, अब हम डिजिटली डोगरी को अच्छे से देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नेहा जी, अभी मैं तो जैसे संस्कृति में डॉक्टर विकास ने कहा, मैं जिस जगह पे बैठ के इस टाइम पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये एक 250 साल पुरानी एक बिल्डिंग है। और ये पौंडीचेरी में किसी फ्रेंच की थी। ये भी चाहते इसको तोड़ के एक बहुत अच्छी सी एक बिल्डिंग बना सकते थे।
इन्होंने उसको तोड़ा नहीं। तो संस्कृति का जुड़ाव क्या है कि जो इसका ओनर है, उस ओनर ने इस प्रॉपर्टी को उसी शेप में थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया, एसी वगैरह लगा दिए, उसके सिवाय इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो अगर आपके मन में राइट। ये हो कि मुझे अपनी संस्कृति, कल्चर और हेरिटेज की लोकेशंस को बचाना है, तो आप बचा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे डोगरी सीखनी थी तो आप सीखी। तो कोई भी चीज इस तरीके से मुश्किल नहीं हो सकती कि अगर आपकी जर्नी में पैशन, अगर आपके कहीं ना कहीं हिस्ट्री और हेरिटेज है। वो अलग बात है, इस 250 साल की बिल्डिंग में कल रात को मेरे को सोने में काफी, पहले तो यही दिक्कत हुई कि पता नहीं कोई 250 साल पुराना व्यक्ति ना आ जाए। बट उसके सिवाय तो बाकी सब ठीक था। लेकिन ऑन द ऑन द वेरी वेरी सीरियस नोट, जगहों को बचाना, पुरानी जगह को तोड़ के बनाना आसान है, लेकिन उनको दोबारा रिक्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। जो हमारे लिए एक कहीं ना कहीं लेसन है। अभी नया कैफे शुरू हुआ मुबारक मंडी में, आपको पता ही होगा। वो कैफे भी एक अच्छी पहल है। एटलीस्ट उस जगह को संरक्षित हो गई, जगह पे अच्छा काम चल रहा है। आई एम नॉट श्योर कितना उस पे, अभी तक मैं भी नहीं गया हूँ, डॉक्टर विकास भी शायद नहीं गए होंगे। बट हम जाके देखेंगे जरूर कि पुरानी बिल्डिंग को संरक्षित करके कैफे के रूप में कैसा महसूस होता है। तो वो भी हम शायद अपने इसी प्लेटफॉर्म में किसी न किसी से साझा करेंगे। आपने आईआईटी मद्रास, एआई भारत, एनसीईआरटी और अन्य एआई प्रोजेक्ट के साथ डोगरी लैंग्वेज पर काम किया है। आपके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोगरी भाषा के लिए खतरा है या एक बड़ा अवसर? इससे पहले कि आप आंसर दें, फर्स्ट जो यूजीसी द्वारा एक एआई इन डोगरी वो हुआ, और बहुत मैं भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को मौका मिला उस समय नेहा शर्मा जी को सुनने का। इन्होंने अपने विचार प्रकट किए एआई के फ्यूचर के ऊपर उस प्रोग्राम के अंदर। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, जिसमें बहुत ही दिग्गज लोग भी आए थे, जिसमें हमारे पद्मश्री ललित मंगोत्रा जी थे, उनका कीनोट था। और मिस्टर पादा हैं, हमारे एक फाउंडर हैं दिल्ली में। और उन्होंने, निपुण जी ने, उन्होंने भी आकर बहुत अच्छे तरीके से एआई किस तरीके से टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज को किसी तरीके से सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है, उस पर इन सब लोगों ने प्रकाश डाला। तो अब नेहा जी, अब आप बताएंगे कि आपके हिसाब से एआई डोगरी के लिए खतरा है या एक बड़ा अवसर? नहीं, मैं एआई को खतरा नहीं समझती हूँ। एआई डोगरी भाषा के लिए बहुत एक अच्छा अवसर है। लेकिन अभी दिक्कतें क्या आ रही हैं, जैसे जो डेटा प्रोवाइडर छोटी छोटी कंपनीज हैं, आईआईटी मद्रास उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, या जो भी बाकी आईआईटीज हैं काम कर रहे हैं डोगरी लैंग्वेज पे, छोटी छोटी डेटा कंपनीज को काम दिया जा रहा है, आउटसोर्स की जा रही है कंपनीज। उन लोगों को डोगरी का एबीसी नहीं पता है। वो लोग छोटे छोटे लोगों को अप्रोच करते हैं, डेटा रिकॉर्ड होता है, वो बहुत पुअर क्वालिटी का है, बहुत लो क्वालिटी का है। वो एक ड्रॉबैक है। हम अपनी लैंग्वेज को अगर हम एआई डिजिटाइज करने जा रहे हैं, तो डेटा बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर हम एआई को ट्रेन करने जा रहे हैं भाषा के लिए, तो वो होना चाहिए, बट वो वहां पे लैक हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच भी किया इस चीज के लिए कि अगर हम कुछ एफर्ट्स कर ही रहे हैं, एनर्जी मनी लगा ही रहे हैं, तो वो राइट वे में जाना चाहिए, जो नहीं जा रहा है। और अब बात करते हैं कि मैं समझती हूँ कि एआई एक बहुत अच्छा अवसर है। आप अगर ट्रांसलेशन टूल भी यूज करें आज की डेट में, आप किसी भी भाषा में किसी भी भाषा को आप यूज कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेशन की हेल्प से, या फिर और भी बहुत सारे ट्रांसलेशन टूल्स हैं। लेकिन डोगरी भाषा को आज भी आप एकदम जो सही उसका है, आज भी आप नहीं देख पाएंगे। आज भी अगर आप डोगरी ट्रांसलेट करते हैं, तो वो पंजाबी मिक्स आएगी, हिंदी मिक्स आएगी, बट ट्रू जो डोगरी का एसेंस है वो नहीं आएगा। तो वहां पे अभी भी एफर्ट्स चल रहे हैं, एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में ये भी चीजें हो जाएंगी खत्म। और एआई एक बहुत अच्छा अवसर है अगर सब लोग उस पर काम करें और पूरी ईमानदारी से करें। आज जो हम चीजें कर रहे हैं, डेटा जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं, गलत डेटा, वो सब चीजें ना करें तो बहुत अच्छी चीज है। आने वाले टाइम में ग्लोबली आप देखेंगे डोगरी को, आज भी ऑलरेडी चल रही है, बट और भी बढ़िया हो जाए। अभी बहुत अच्छा ना, निपुण पादा जी ने एक उस दिन जब एआई समिट था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज बोली कि हमारे यहाँ पे 99% कंज्यूमर हैं डोगरी कंटेंट के और 1% क्रिएटर, जिसकी वजह से टोकन्स जो हैं वो बिल्ट नहीं हो पाते। जिसकी वजह से जैसे पंजाब के अंदर बहुत सॉलिड रिपॉजिटरी बन गई है, क्योंकि बहुत अधिक पिक्चरें हैं, रील्स बनती हैं, वर्ड्स के ऊपर काफी ज्यादा वहां पे स्ट्रेस दिया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं
ये कंटेंट जो है जनरेट करना बहुत जरूरी है। इवन दो हम अपना जो पॉडकास्ट करते हैं दिस इज फॉर बेसिकली ग्लोबल ऑडियंसेस, बट अगर जो लोकल ऑडियंसेस के लिए कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके, एटलीस्ट जब तक हम 10% क्रिएटर ने इसमें उठ के आए जो डोगरी में अपना कंटेंट बनाते हो। आई स्टिल रिमेम्बर डॉक्टर विकास पादा का विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड वो डोगरी में है, और ये एक अच्छी पहल है। इसी तरीके से कई व्यक्ति काम कर रहे हैं, जैसे जनरल शर्मा जी हैं, एस के शर्मा। जनरल एस के शर्मा ने अपने कई लोगों के साथ एक मुहिम जोड़ा हुआ है कि घरों के बाहर की जो नेम प्लेट्स हैं वो डोगरी में, पार्क के बाहर जो नाम लिखे जाएं वो डोगरी में। इस तरीके से अगर एक वेव आती है, दैट वे विल ऑफ कोर्स क्रिएट कंटेंट, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगी क्रिएट, कि ये पंजाबी के वर्ड्स हैं और ये डोगरी के वर्ड्स हैं। ऑन द लाइटर नोट, कल एक बहुत अच्छी किसी लड़की ने, आई फॉरगॉट हर नेम, बहुत अच्छी एक डोगरी लड़की है, उसने एक रील बनाई, उसमें पंजाबी और डोगरी के वर्ड्स के ऊपर उसने बहुत अच्छी डिफरेंशिएशन क्रिएट की है कि डोगरी पंजाबी नहीं है। और उसने कम से कम 50 से 55 वर्ड्स उस रील के अंदर यूज किए हैं या उस कंटेंट में यूज किए हैं, जो क्लियर डिफरेंशिएशन दिखाता है। आई थिंक विद योर एफर्ट्स, आप जैसे जो युवा हैं जो एफर्ट्स कर रहे हैं कि डोगरी को किसी न किसी तरीके से, आप गूगल में डालेंगे तो आपको ट्रांसलेशन में ठीक डोगरी मिले, वो दिन दूर नहीं जबकि जब हम डालेंगे कि कोई भी कंटेंट इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में, उसका आउटपुट जो है एक एग्जैक्ट प्योर डोगरी के अंदर निकलेगा। थैंक यू नेहा फॉर वर्किंग सो गुड ऑन टेक्नोलॉजी साइड फॉर डोगरी। नेहा जी, टाकरी स्क्रिप्ट को पुनर्जीवित करने के लिए आपकी जो कोशिश है वो काफी सराहनीय है। आज की युवा पीढ़ी को टाकरी और अपनी पारंपरिक लिपि से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप क्या सजेशंस देंगे इसमें? टाकरी शिखा मंगोत्रा जी हैं, पीएचडी की हुई है उन्होंने, उनका सब्जेक्ट था एक टाकरी पीएचडी के रिसर्च के दौरान। तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ तो तब मुझे पता लगा, मुझे भी नहीं पता था कुछ सालों पहले कि टाकरी भी कोई चीज है। ऐसे ही आज के युवाओं को भी अभी नहीं पता है। तो हम लोगों ने छोटी छोटी वर्कशॉप्स जैसे ऑनलाइन हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, कि लोगों को टाकरी के बारे में सिखाएं। 15 दिन का एक छोटे से अमाउंट से कोर्स स्टार्ट किया था, मैंने भी वहीं पर सीखा और बहुत सारे और लोगों को जोड़ा ताकि पता चले लोगों को कि जो डोगरी भाषा थी वो कभी देवनागरी में नहीं लिखी जाती थी, वो टाकरी में लिखी जाती थी। उसमें भी अभी कॉन्फ्लिक्ट है, नए अक्षर पुराने अक्षर, ये सब अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आगे भी अभी चलता रहेगा, उस पर भी काम होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई टाकरी सीखना चाहता है तो छोटा सा ऑनलाइन कोर्स है, वो ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। और टाकरी से भी पहले मैं समझती हूँ कि अगर हम डोगरी भाषा अपने घर में बोलना शुरू करें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लिखने से पहले बोलना आ जाए, क्योंकि बच्चा भी पहले बोलना ही सीखता है। तो हम अगर अपनी मातृभाषा को बोलना सीख जाएं घर में, हम ये पहल करें छोटी छोटी कि बच्चों को बाकी सारी दुनिया की भाषाएं सिखाएं लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूलें, तो वो सिखाएं, वो भी ज्यादा बेटर है। बाकी टाकरी में जैसे लोगों को सजेस्ट किया हमने कि अपने घर के नेम प्लेट्स चेंज कर सकते हैं, शादी के इनफैक्ट कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स वहां पे हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कई बार अप्रोच करते हैं कि हमें नेम प्लेट बना दीजिए, हमें ये इनविटेशन है, ये मैटर है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्प करते हैं जितना कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को, हम लोगों का अलग से ग्रुप है, तो वहां पे ऐसे छोटे मोटे काम करते रहते हैं, जितना भी हो सकता है अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती तो नेहा बहुत जी, वो बढ़िया। ग्रुप का हमारे दोस्त बंटी जी, आप और अन्य कई लेखक, अब मुबारक मंडी के आसपास आपकी शायद एक लेखकों की कोई चर्चा हुई थी कुछ वर्ष पहले, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, वो क्या था और उसका क्या आउटकम निकला, और आगे ऐसा कुछ करने का आपका और भी मन है? ऐसा था कि मतलब मैं जब जम्मू में आती हूँ तो बंटी भैया से जरूर मिलती हूँ। तो मैं उनसे मिलने गई तो वो कहते हैं ना कि साहित्यकार फक्कड़ टाइप के होते हैं, कहीं बहुत लेविश रेस्टोरेंट में बैठ के मीटिंग वीटिंग करना ऐसा कुछ होता नहीं है। दो इकट्ठे होते हैं तो चार और को इकट्ठा करते हैं। बस ऐसे ही एक कोइंसिडेंटली बंटी भैया ने सबको बुला दिया और वहां पे 3-4 लोग हम इकट्ठे हो गए, साहित्यकारों की एक मंडली सी बन गई। तो मुबारक मंडी का हमने वहां पे राउंड किया। बहुत जाने माने लेखक हैं शिव मेहता जी, मैं उस टाइम पर उनसे मिली थी और मुझे नहीं पता था कि अगले ही साल मैं एमए डोगरी में एडमिशन लूंगी
और मेरे जो अकेडमिक मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मुझे उन्हीं की दी हुई किताब मेरे कोर्स में आएगी। बहुत उस टाइम तक मुझे नहीं पता था ये चीजें। तो उन्होंने हमें, शिव मेहता जी ने बहुत मुबारक मंडी से जुड़ी पुरानी बातें बताई, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत कुछ नया था। मेरा रियासी में टाइम ज्यादा बीता है, जम्मू में बहुत कम बीता है, और मेरा तो बचपन ही दिल्ली में रहा। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने सारी हेरिटेज की बातें की और लिटरेचर की बातें हुई। और उसी के साथ उन्होंने हमें बताया कि मुबारक मंडी से जुड़ी हुई ऐसी कुछ बातें जो मतलब हमने कभी सुनी नहीं थी, कहीं पढ़ी नहीं थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी मीटिंग थी। उसके बाद हमने डोगरा ही खाना खाया, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि प्लान्ड एक पूरा दिन हमारा डोगरी को समर्पित है, जबकि कुछ भी प्लान नहीं था। तो इस तरह की मीटिंग्स तो हम लोग करते रहते हैं। नेहा जी, आप एक राइटर भी हैं, एंकर भी, आरजे भी, आपने डुगर मलाटी और वॉइस ऑफ डोगरास अन्य कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और एक कल्चरल एक्टिविस्ट भी। इन सभी भूमिकाओं में कौन सी भूमिका आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों? अ, मैं जब भी डोगरी में कुछ करती हूँ ना, तो मैं अपने पापा को डेडिकेट करती हूँ। वो चीज कंप्लीटली पापा के डेडिकेटेड होती है। आज से बहुत साल पहले फेसबुक नहीं था, एक ऑर्कुट कम्युनिटी हुआ करती थी। तो ऑर्किड कम्युनिटी में पापा जैसे डोगरी से रिलेटेड चीजें बहुत सुना करते थे। टेप रिकॉर्डर का जमाना खत्म हो गया और वो सीडीज डोगरी में अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे ही ऑर्कुट में कम्युनिटी मैंने देखी। वहां पे कुछ यंगस्टर्स थे डोगरी की, वो बातें किया करते थे, फलोनिया पहेली पूछा करते थे। और कभी कोई गाना डोगरी का होता था, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे मेरे पापा को डोगरी गाने सुनने हैं, बट टेप रिकॉर्डर वाला सिस्टम खत्म हो गया। तो उन लड़कों ने मुझे वो सारा फॉर्मेट चेंज करके दिया। और मैंने पापा को बिना बताए जब सीडी प्लेयर में गाना लगाया, तो ही वॉज लिटरली इतने इमोशनल हो गए, रोने लग गए। तो वो मतलब इतने ज्यादा अटैच थे। अगर उनको जेके नंबर की गाड़ी दिल्ली दिखती थी, तो वो अपनी गाड़ी को रोक करके उसको, अगर पार्क है गाड़ी, तो उसको वो ऐसे छूते थे, माथे पे लगाते थे, गाड़ी का नंबर भी अगर वो देख लेते थे। तो जब उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं जब भी कुछ डोगरी में करती हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके साथ मैं कनेक्शन फील करती हूँ, मैं उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ। तो इस तरह से जो भी मुझे किसी भी तरह से अगर लगता है कि मैं डोगरी को कहीं प्रमोट कर पा रही हूँ, कहीं मतलब मैं कुछ नहीं कर रही, मुझे जहां जहां लेकर जा रही है मेरी भाषा लेकर के जा रही है। आज से कुछ साल पहले तक मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं कोई काम नहीं कर रही थी, बट आज टचवुड लोग अप्रोच कर रहे हैं, हमारा ये काम कर दो, ये काम कर दो। तो मैं पापा को थैंक यू करती हूँ कि मुझे लगता है कि ये सब उन्हीं के लिए मैं कर रही हूँ। तो सब कुछ उन्हीं को डेडिकेटेड है। मुझे लिखना भी पसंद है। मैं अपने आप को साहित्यकार तो नहीं कह सकते, आई एम जस्ट अ लर्नर। मैं ट्राई कर रही हूँ सीखने की, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। और जो कल्चरल प्रोग्राम्स हमारा होस्ट करने का है, वो हमने एक तरह से दिल्ली में फाइट करके ही किया। एक बार ऐसे ही मैंने इंस्टा पे देखा जम्मू कश्मीर कल्चरल कोई इवेंट है, तो मैं जस्ट ऐसे ही एक्साइटमेंट में अकेली निकल गई कि जम्मू का कुछ है तो जाना चाहिए। मैं जब गई तो हर जगह कश्मीर एज यूजुअल, हर जगह कश्मीर, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी फूड। जम्मू कुछ है ही नहीं। तो वहां पे मैंने देखा उतनी ही देर में जेके हाउस में डीसी मैम विजिट कर रही हैं, स्टॉल्स देख रही हैं। पता नहीं मेरे में कहाँ से जोश आया, मैंने उनको कहा कि मैम मेरे को एक सजेशन देना है कि आपने इसको जम्मू कश्मीर उत्सव संभाव उत्सव लिखा है, तो आप इसको जम्मू कश्मीर क्यों लिख रही हैं, सिर्फ कश्मीर क्यों नहीं? कह रही मतलब? मैंने कहा यहाँ जम्मू है ही नहीं, एक राजमा चावल है। जम्मू का तो बहुत डीप फूड का इतिहास है। आपने तो राजमा चावल रखा और जम्मू की रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड कर दी। हैंडीक्राफ्ट नहीं है हमारे यहाँ, बिन्ना है, बसोली पेंटिंग्स है, बहुत कुछ है, और आपने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा है। तो वो मुझे कहती, गुस्से में ऐसे उन्होंने मुझे घूरा और इतना कहा मेरे रूम में मिलो। मैं डर तो गई कि मैंने पंगा ही ले लिया, बट वो पंगा बहुत अच्छा रहा। वो जो मैम से डिस्कशन हुआ, तो मैम ने कहा कि तुम बताओ कितना जानती हो तुम, मैं तो यहाँ बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ। मैंने फिर, हम लोगों की आधा घंटे की करीब मीटिंग हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सब चीजें देती हूँ, तुम जम्मू कश्मीर को यहाँ प्रेजेंट करके दिखाओ। हम लोगों ने एफर्ट्स किए, दिल्ली में ही हमारी सिंगर्स की टीम हमने क्रिएट कर दी, हमने डोगरा बैंड क्रिएट कर दिया। एक दो चीजें और हुई। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी को जेके हाउस ने अप्रोच किया, सिंगर्स भी वहां से भी कुछ सिंगर्स आए, वहां से हैंडीक्राफ्ट आया, बसूली पेंटिंग्स आई, ऐसे करते करते वो संभाव उत्सव बहुत सुंदर रहा। 2 या 3 साल तक कॉन्टिन्यू हमने 5 5 दिन के इस तरह से वो प्रोग्राम हमने किए। और जब वो हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे सब चीजें, लाल किला में प्रोग्राम हुआ, वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई अपना जम्मू कश्मीर प्रेजेंट करने के लिए, वहां पे होस्ट किया।
भारत मंडपम में किया, ऐसे बहुत प्रेस्टिजियस स्टेजेस मुझे मिली। और एक जरा सी मैंने फाइट ही की और मुझे इतना अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं इतनी बड़ी बड़ी स्टेज पे डोगरी में मैं होस्ट कर रही हूँ। उससे पहले इतना नहीं था, हिंदी में ही हुआ करता था, लेकिन फिर डोगरी में होना शुरू हुआ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कुछ भी डोगरी में मिलता है तो मैं कोई एक चीज तो सिलेक्ट ही नहीं कर पाती। कभी कभी मैं परेशान भी हो जाती हूँ कि मैं राइटिंग की तरफ फोकस रहूं, मैं इसकी तरफ फोकस रहूं, बहुत सारी मल्टी चीजें चल रही हैं। बट अच्छा लगता है कि एटलास्ट हम भाषा के लिए कुछ तो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेहा जी, डोगरी साहित्य की आपने थोड़ा जिक्र किया तो उसकी बात कर लेते हैं। आपकी एक पुस्तक है चेतें दी बुचकड़ी, और अन्य रचनाएं भी हैं आपकी डोगरी साहित्य में जो अपना योगदान दे रही हैं। आपके विचार से आज के डोगरी साहित्य को आप किस दिशा में जाता हुआ देख रही हैं? आज से कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें, कुछ गिने चुने राइटर्स थे, हमारे जो सीनियर राइटर्स हैं, साहित्यकार हैं, वो उनका काम था। बट आज देख के अच्छा लगता है कि युवा पीढ़ी भी इस चीज में आ रही है। अब मैं एमए डोगरी डिस्टेंस से कर रही हूँ, मेरी क्लास में ही 35 बच्चे हैं। और यंगस्टर्स है, देख के बहुत खुशी होती है कि ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इसी तरह हमारा अखनूर का और उधमपुर के कुछ यंगस्टर्स हैं, जिनमें से 18 से 19 लड़कियां हैं। ग्रुप का नाम है नमे लखारी, नमी सोच। इसकी भी किताब पब्लिश हो चुकी है और दूसरी किताब अभी इसी मंथ शायद रिलीज हम कर लेंगे। तो उसमें भी सारे यंगस्टर्स हैं। तो अब बच्चों में एक उत्साह है, बच्चों को अपनी भाषा के लिए प्रेम है, बहुत अच्छा लिखते हैं बच्चे और एफर्ट्स कर रहे हैं वो कि भाषा के लिए ही काम करें। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखने के। अभी तक अगर आप देखते थे डिजिटली लिटरेचर, अगर डोगरी की बात करें, बहुत कम किताबें मिला करती थी। बट अब डोगरी संस्था ने भी एक डोगरी लाइब्रेरी क्रिएट किया है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में भी डोगरी की आपको बुक्स ऑनलाइन दिख सकती हैं। तो पहले से चीजें बदल रही हैं, क्योंकि अब हमारा युवा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। आने वाले टाइम में और अच्छा हो जाएगा। बहुत ही बहुत अच्छा। बढ़िया। नेहा जी, अब हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण पे आ चुके हैं, और अंतिम चरण में आपसे ये एक मेरा जो यूथ के लिए सजेशन भी, और मेरा एक क्वेश्चन भी, कि आज दुनिया भर में रहने वाले डोगरा युवा अपनी पहचान और जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, ना केवल जम्मू में, विभिन्न देशों में भी जम्मू के जो लोग हैं उनका अपना एक ग्रुप है। एक युगांडा के अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग एक ग्रुप है, जहाँ पे वो भजन कराते हैं, वो नवरात्रों की पूरी पूजा करते हैं। वो सब चीजें वहां पे फैल रही हैं। जो एक युवा है उनके लिए आपका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से, जैसे आप डिफरेंट चीजों में काम कर रही हैं, आप आरजे भी हैं, राइटर भी हैं, वो किस तरीके से अपना सहयोग दे सकते हैं डोगरी भाषा के विस्तार के लिए, और डोगरी भाषा को हर जगह कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, एक स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड हेरिटेज के लिए। अभी आपने युगांडा के ग्रुप की बात की, तो आपको पता है अजय भैया, वहां आज तक कभी डोगरा सिंगर नहीं गया। वहां पे आज तक पंजाबी सिंगर्स का बोलबाला था। वो हर साल बहुत लार्ज स्केल पे प्रोग्राम होता था और वहां पे पंजाबी सिंगर्स ही जाते थे। थैंक्स टू वॉइस ऑफ डोगरा, वहां पे मुझे युगांडा एसोसिएशन के मिले, तो मैंने उनको कहा कि आप खुद डोगरा हो तो आप पंजाबी सिंगर्स को क्यों अप्रोच करते हो, आपको बेस्ट टीम हम यहाँ से भेजते हैं। और टचवुड वहां पे ये डोगरा टीम गई, रियासी के ही सिंगर्स को भेजा गया वहां पर, राजू विजयपुरिया जी को। और बहुत अच्छा रहा कि वहां के लोगों ने इस तरह का डिसीजन लिया कि अब पंजाबी सिंगर नहीं, अब डोगरा सिंगर्स आए। तो ये भी हमने चेंज किया। और अब बैक टू द क्वेश्चन, आप कह रहे थे युवा के लिए क्या संदेश दिया जाए। तो युवा का ऐसा है कि मतलब आप अगर कोई भी डोगरा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको थोड़ा अच्छे लेवल पे कीजिए। अगर डोगरी की कोई आप गाली को लेकर के आ रहे हैं कि डोगरी भाषा में इस तरह की गाली दी जाती है, तो उससे बेटर आप कुछ और उठाइए। आपकी रसोई में डोगरी खाना जरूर बनता है, आप उसका एक वीडियो फोटो खींच करके आप नेट पे डाल दीजिए। वहां पर आप लिखिए कि ये डोगरा फूड है, और ये राजमा चावल के बियॉन्ड भी हमारे पास बहुत कुछ चीजें हैं। आप वो कर सकते हैं। आपके घर की रसोई में बिन्ने पड़े होंगे, आपके दीवार पे बिन्ना होगा, आप उसका फोटो डाल सकते हैं। आपके कोई मंदिर में कार्ड भजन कुछ होगा, वो चीजें डाल सकते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आज एआई की वजह से बहुत सारी रिमोट जॉब्स भी हैं डोगरी की। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किसी को करना है तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आपको उन प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ दिया जाएगा।
फ्री नहीं है, पेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पे आप डोगरी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, डोगरी ट्रांसक्रिप्शन का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब आपको पता है हमारा नेशनल में भी 3 लैंग्वेज कंपलसरी हो गई है, और उसमें डोगरी भाषा भी है। बहुत सारे स्कूल्स ने डिसीजन ले लिया है, वैकेंसीज ओपन हो रही हैं डोगरी टीचर्स के लिए। तो डोगरी भाषा का ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे तो क्या मिलेगा। अपनी मातृभाषा की आप कदर कीजिए, अपनी जड़ों से थोड़ा सा जुड़िए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे को भी अगर आज ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इसी भाषा की वजह से मिला है। मुझे अगर कोई जानता है तो सिर्फ डोगरी भाषा की वजह से जानता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम भाषा के लिए कुछ नहीं कर रहे, भाषा हमें लेकर के जा रही है। तो सबको करना चाहिए अपने अपने लेवल पे, अपने घर से शुरुआत करके जितना एफर्ट्स कर सकते हैं। और अजय भी, आज मैं उसी घर में बैठी हूँ। जब हम दिल्ली ट्रांसफर हुए थे 1990 में, तो इसी घर से हम ट्रांसफर हुए थे। हम यहाँ रेंट पे रहा करते थे। तो इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली मैं यहाँ पर आई, और आज उसी घर में बैठे हैं, वही बचपन की पुरानी यादों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आई थिंक नेहा जी, ये एपिसोड बहुत स्पेशल हमारे लिए इसलिए भी है बिकॉज आप उस कस्प पे हैं जहां पर आप डोगरी के कल्चर और हेरिटेज को टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जा रही हैं। और ये बहुत बड़ी बात है एक लैंग्वेज के लिए, कल्चर के लिए, जब वो अपना पुराने किसी न किसी जामा को छोड़कर वो एक नए सफर की तरफ निकलता है। जैसे आपने बताया कि अब डोगरी भाषा की जो किताबें हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल लाइब्रेरीज में अवेलेबल हैं। उसकी अवेलेबिलिटी भी ये दिखाती है बिकॉज अगर बच्चे नॉर्मल किताबें नहीं पढ़ें, डिजिटल लाइब्रेरीज में जाके पढ़ें, या वो यूट्यूब के अंदर कंटेंट देखें, वो कंटेंट देखें जिससे कि या तो उनके लैंग्वेज का थोड़ा विस्तार वो कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके ऊपर कमांड, या फिर वो अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज को समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही खास एपिसोड हमारा आज का रहा नेहा जी। और आप रियासी से कर रही हैं ये भी, और आप भी काफी नॉस्टैल्जिक फील कर रही हैं बिकॉज उसी घर में वापस जाकर जहां से आप दिल्ली मूव की थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी व्यूअर्स को कि इनकी जर्नी, इनके एफर्ट्स आज हम सबके लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि जैसे इन्होंने डोगरी को सीखा दिल्ली में रहकर भी, और आज उसी डोगरी के बलबूते के ऊपर ये काफी विभिन्न मंचों के ऊपर जाकर वहां पर ये डोगरी का विस्तार कर रही हैं, डोगरी के बारे में लोगों को बता रही हैं। इसी तरीके के अगर कंसर्टेड एफर्ट्स हों और सब लोग इकट्ठे मिलकर एफर्ट्स करें तो वो दिन दूर नहीं कि जब डोगरी रिकॉग्नाइज तो ऑलरेडी है लैंग्वेज, बट इट विल बी यूज्ड बाय नॉर्मल एंड ए कॉमन ऑल पीपल ऑफ जम्मू रीजन। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, और इसका जितना भी ज्यादा अगर विस्तार होगा वो विस्तार युवा ही कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसी के साथ मैं डॉक्टर विकास को रिक्वेस्ट करता हूँ फॉर वोट ऑफ थैंक्स। और नेहा जी, आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने एक्सेप्ट किया टू बी पार्ट ऑफ तवी टेल्स जर्नी 70th एपिसोड, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि आपकी जर्नी इस तरीके से चली है, मेरे और डॉक्टर विकास का भी ये ड्रीम था कि वी विल टेक दिस पर्टिकुलर जर्नी टू हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स। क्योंकि हमारे यहाँ पे नायाब उन लोगों की कमी नहीं है जो लोग कहते थे कि तभी टेल्स करेंगे कवर 10 से 12 लोग ही मिल पाएंगे, उससे अधिक नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये जर्नी तभी की तरह अनंत रहेगी, हमेशा बहती रहेगी। डॉक्टर थैंक्स अजय जी। नेहा जी, तुंदा मता मता धन्नवाद साढ़े तवी टेल्स दे 70वें एपिसोड दी 4 चैनल आईते ने तुसे अज। अस थोड़ा धन्नवाद करना चाहते हैं कि तुसे अपने अनुभव, अपनी सोच ते कन्नै डोगरी भाषा के प्रति अपने समर्पण कन्नै जिन्ना तुसे डोगरी भाषा की समृद्ध बनाया है, अस पूरे डोगरा समाज की तरफों तुंदा धन्नवाद करना चाहते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म तो। तुसे यह साबित किया है कि चाहे इंसान दुनिया के कुसे कोने च भी बैठदा होए, जे अपनी मिट्टी, भाषा ते विरासत करने प्यार होए ते ओ रिश्ता हमेशा मजबूत रोंदा है। तुंदी जिंदगी, तुंदी लाइफ जर्नी दिखी है, ये अज प्रूव होया है। तवी टेल्स की पूरी टीम की तरफों मैं तुंदा फिर आभार व्यक्त करना चाहना ते तुहाडे उज्जवल भविष्य लई शुभकामनाएं दिना। माता वैष्णो देवी ते बावे वाली माता, सुकराला माता, कुल देवी, कुल देवता की प्रार्थना करना कि तुस डोगरी के प्रति जिस मिशन कन्ने आगे बढ़ा दियो ते अपना कंट्रीब्यूशन करा दियो, उदे कन्ने तुस आगे बढ़ते जाओ। दिन दुगनी रात चुगनी तुस तरक्की करो, मती मती तरक्की पाओ
ते अगर कल गी भी मौका मिले तो तुस साढ़े प्लेटफॉर्म की द्वारा सुशोभित करो। तुंदा दिल दी कराइयों तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय हिंद, जय माता दी। थैंक यू, थैंक्स टू तवी टेल, थैंक्स टू डॉक्टर पादा, थैंक्स टू अजय भैया। ये मेरे आस्ते बड़े माण वाली गल ही कि मैं इन्ना प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म मिलिया ते बहुत खुशी होंदी है। तुस अपने बहुत बिजी शेड्यूल करने भी कम करा दे हो, ये बहुत बड़ी गल है ते इहदे च मी भी इस जर्नी च थोड़ा हरा मौका मिलिया ते मेरे लिए बड़े माण वाली गल है। थैंक यू वंस अगेन। जय माता दी, जय डुग्गर, जय डुग्गर। जरूर, थैंक यू।